नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील। पीएम मोदी ने वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर दिया बल। कहा कि दुनिया भर की कृषि पद्धतियों से किसानों को सीखने की है जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में G20 की मीटिंग के दौरान वियतनाम, ओमान और कनाडा के मंत्रियों से की द्विपक्षीय बैठक। तोमर ने कहा कि श्री अन्न को देश दुनिया में बढ़ावा देने का नेतृत्व कर रहा है भारत सरकार के लिए कृषि फोकस क्षेत्र, कृषि को टिकाऊ बनाने के लिए सरकार ने किए हैं पहल। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पड़ा कमजोर। गुजरात में तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की है संभावना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 जून को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार करेंगे वितरित। जल शक्ति मंत्रालय ने 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं की घोषणा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को और सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिले को दिया जाएगा। पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने G20 देशों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की अपील की और साथ ही उन्होंने वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की भी अपील की। Let us embrace Sri Ann millets as the food of our choice. As part of our own commitment, India is developing an institute of millets research as a center of excellence for sharing best practices, research and technology in millets. Friends, I urge you to deliberate on how to undertake collective action to achieve global food security. We must find ways to build sustainable and inclusive food systems focused on marginal farmers. We must find ways to strengthen global fertilizer supply chains. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की हैदराबाद में G20 की मीटिंग के दौरान वियतनाम, ओमान व कनाडा के मंत्रियों तथा खाद्य एवं कृषि संगठन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से द्विपक्षीय बैठकें हुई। इस दौरान तोमर ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में देश दुनिया में श्री अन्न को बढ़ावा देने का नेतृत्व भी कर रहा है। उन्होंने G20 अध्यक्षता के तहत अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स व अन्य प्राचीन अनाज अनुसंधान पहल महर्षि का समर्थन करने के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत किए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की गति तेज करेगी। महर्षि श्री अन्न व जलवायु सह एवं पौष्टिक अनाज पर अनुसंधान में सहयोग प्रदान करेगा। वियतनाम के कृषि मंत्री ले मिन होन के साथ बैठक में तोमर ने कहा कि भारत के पास कृषि पर संयुक्त कार्य समूह के रूप में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए सुस्थापित संस्थागत व्यवस्था है। दोनों देशों के बीच सुचारू संबंध चले आ रहे हैं और वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया गया था। ओमान के कृषि मंत्री डॉक्टर सऊद हामूद अल हब्सी के साथ बैठक में तोमर ने कहा कि भारत व ओमान के बीच काफी पुराने व ऐतिहासिक संबंध हैं जो समय के साथ सुदृढ़ हुए हैं। भारत सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।
G20 देशों के कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि G20 बैठक के जरिए भारतीय कृषि में हो रहे शोध और नवाचार से वैश्विक जगत को अवगत कराने का ये बेहतर अवसर है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक उभरती हुई महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, उसी का जीवंत परिणाम है G20 की बैठक। अभी हमारे साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद है। किस तरह देखते हैं भारत को एक शानदार ये सौगात मिली है G20 की अध्यक्षता की और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शानदार कार्य हो रहा है। आपने उद्घाटन किया प्रदर्शनी का, जो भारत में कृषि के नवाचार और शोध हो रहे हैं उसको देश और दुनिया को दिखाने के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत की अध्यक्षता में G20 का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से आज कृषि के अंदर भारत जो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हो या उत्पादन की दृष्टि से हो, और आज फूड सिक्योरिटी हमारा विशेष मिशन भी है, और चाहे सीरियन मिलेट्स को बढ़ावा देने की बात हो, तो ये सारी चीज़ों को देखकर निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है। आज यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी है या प्रेसिशन एग्रीकल्चर के माध्यम से किसान खेती करने लगा है, सेंसर बेस्ड खेती करने लगा है। तो ये आज भारत का किसान है, वो जो हमारे स्टार्टअप है, वो आज युवा है, वो कृषि के अंदर बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और इस G20 के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि आज लगभग यहाँ पर 30 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होंगे और वो इस देश की और पूरे विश्व की एग्रीकल्चर के विषयों पर चर्चा करेंगे। बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की या पीपल फॉर प्लेनेट की या डिजिटल एग्रीकल्चर की, ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको पूरी दुनिया भारत की तरफ उत्साहित होकर देख रही है और आज का दिन इसी के नाम रहेगा। तो इसमें क्या खास बात होगी? आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस एग्जीबिशन के अंदर आपने देखा होगा कि चाहे सोयल हेल्थ कार्ड की मशीन हो या प्रेसिशन एग्रीकल्चर का मॉडल हो या जिस तरह से यहाँ पर सेंसर बेस्ड खेती का हो या इस तरह से अलग अलग, चाहे उन्होंने बाय प्रोडक्ट या प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से उन्होंने स्टार्टअप ने जो काम किया है। और आने वाला समय निश्चित रूप से भारत की कृषि का पूरे विश्व में होने वाला, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आज है वह भारत की टेक्नोलॉजी आज दूसरे देश के लोग एडॉप्ट करने लगे हैं। और पहले कोई एक समय था कि विश्व के दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर आती थी और उसको बरसों लग जाते थे किसान तक पहुँचने में। आज हमारे देश का स्टार्टअप है और जो नई नई टेक्नोलॉजी को निकाल कर और किसान तक पहुंचाने का काम कर रहा है। महिलाओं को कृषि के जरिए उद्यमशील बनाना, सतत कृषि विकास और उद्यमशीलता के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के विषय को लेकर भी हम पूरी दुनिया को एक तरह से कृषि क्षेत्र में मार्गदर्शन देंगे। तो ये विषय कितना महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में? ऐसा है कि कृषि के अंदर हम देख रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी हर जगह देखने को मिलती है और आज इस देश के अंदर ऐसी स्टार्टअप महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है और निश्चित रूप से उद्यमशीलता की दृष्टि से भी इस कृषि का बहुत आने वाले समय में लाभ होगा। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर देश के जो किसान का बेटा है वो कृषि जो छोड़ रहा था अब वो वापस कृषि की ओर आएगा। तो ये थे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिनका मानना कि G20 की कृषि से संबंधित मंत्री स्तरीय बैठक के आयोजन से एक और जहां भारत से जुड़े कृषि, शिक्षा, शोध और अनुसंधान को वैश्विक जगत को देने का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर भारत को उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज। और हैदराबाद में बृहस्पतिवार को G20 देशों के कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक शुरू हुई। हमारे संवाददाता ओपी यादव ने इसका जायजा लिया। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। G20 देशों के कृषि कार्य समूह की 3 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक गुरुवार से हैदराबाद की मेजबानी में शुरू हो गई। 19 मंत्री स्तरीय प्रतिभाग गठनों के अलावा 200 से अधिक डेलीगेट भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के पहले दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी के अलावा कृषि से संबंधित क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। उद्घाटन के बाद एग्रीकल्चर डिप्टी मीटिंग की शुरुआत के बाद शीर्ष भारतीय कृषि आधारित कंपनियों और स्टार्टअप्स की भागीदारी के साथ मैनेजिंग एग्री बिजनेस फॉर प्रॉफिट, पीपल एंड प्लेनेट और कनेक्टिंग द डिजिटली डिस्कनेक्टेड, हार्नेसिंग द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर शीर्षक वाले 2 कार्यक्रम आयोजित हुए।
इस दौरान प्रेस मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के साथ कृषि क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों को लेकर सदस्य देशों के बीच रोड मैप तैयार करने जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर दिन दिन तक चर्चा होगी। भारत को जब अध्यक्षता मिली तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी संबंधित लोगों ने विचार पूर्वक विमर्श के लिए एक थीम तय की, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। और इस थीम के आधार पर अनेक विषयों पर विचार विमर्श संपन्न हो रहा है। कृषि के क्षेत्र का विषय है तो मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, मूल्य श्रृंखला, इस प्रकार के विषय हैं। इस दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को देखते हुए भारत पोषण आधारित खाद्यान्न उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज कृषि के अंदर भारत जो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हो या उत्पादन की दृष्टि से हो, और आज फूड सिक्योरिटी हमारा विशेष मिशन भी है, और चाहे सीरियन मिलेट्स को बढ़ावा देने की बात हो, तो ये सारी चीजों को देखकर निश्चित रूप से बहुत खुशी होती है। सम्मेलन में भाग लेने आए डेलीगेट और स्टार्टअप्स कंपनियों ने भी G20 सम्मेलन को सदस्य देशों के बीच वैश्विक बाजार को जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। आज इंडिया वर्ल्ड में हमारे प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में हर क्षेत्र में उभर के आ रहा है, और कृषि के क्षेत्र में खास तौर से आज जहां विश्व में खाद्य संकट है, हमारे प्रधानमंत्री जी उन देशों को खाद्य सप्लाई कर रहे हैं। मतलब आज जो वसुधैव कुटुंबकम में हम विश्वास करते नहीं हैं, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी कार्यान्वित कर रहे हैं। जिन देशों में खाद्यान्न नहीं है, लोग भूख में मर रहे हैं, वहां पर हमारा देश उनको भी अनाज दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है। सम्मेलन के दौरान मंत्री स्तरीय कार्यक्रमों में 3 समानांतर सत्रों में खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत कृषि पर चर्चा की जाएगी, और महिलाओं के नेतृत्व वाली कृषि, टिकाऊ जैव विविधता और जलवायु समाधान पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय चर्चा शामिल होगी। हैदराबाद से ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर पड़ गया है। गुजरात में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय के कमजोर पड़ने के बाद शुक्रवार शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद है। गुजरात में कल बिपरजॉय के लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 23 लोगों के जख्मी होने की खबर है, और साथ ही तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बिपरजॉय का असर जामनगर में कालावाड़ धोराजी राजमार्ग पर साफ देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के कारण राजमार्ग पर कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिरे हुए दिखाई दिए। वहीं गुजरात के मांडवी शहर में तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हो रही है। गौरतलब है कि पूर्व तैयारी, तैनाती, तत्परता और बेहतर आपदा प्रबंध तंत्र के चलते चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का नुकसान न्यूनतम रहा है। गुजरात के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। तूफान के असर से कच्छ के कई इलाकों में सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं। कच्छ के मांडवी में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां भी कई पेड़ उखड़ गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि भारी बारिश की वजह से इस अभियान में दिक्कतें आ रही हैं। और मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजन पाहत्रा ने कहा है कि चक्रवात बिपरजॉय आज सुबह कमजोर होकर चक्रवाती तूफान होकर भुज के पास है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे ये तूफान शाम तक कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल जाएगा।
आज सुबह 8:30 बजे भूज के आसपास, भूज से पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा पे 30 किलोमीटर दूरी पे केंद्रीभूत है और ये थोड़ी से वीक हो गया है और ये अभी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे भूज के पास केंद्रीभूत है। अभी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म विपर्जय के साथ विंड स्पीड लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और धीरे धीरे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा पे गति करेगा, सौराष्ट्र कच्छ के एरिया पे, और शाम तक फर्दर वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 17 जून 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा नई दिल्ली में विज्ञान भवन में प्लेनरी हॉल में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 11 श्रेणियों को शामिल करते हुए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के लिए संयुक्त विजेताओं सहित कुल 41 विजेताओं की घोषणा की है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी के साथ साथ कुछ श्रेणियों में नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य को प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया जाएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार सरकार के जल समृद्ध भारत या वाटर प्रोसेस इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए चल रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों और प्रयासों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, जहां पूर्वोत्तर के राज्य असम में बाढ़ के हालात गंभीर हैं और 6 जिलों के 29,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से डूबे 25 गांवों में लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, चाचर, नलबाड़ी और कामरूप जिले के गांव शामिल हैं। लखीमपुर जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर हुआ है, जहां 23,516 लोग बाढ़ से पीड़ित हुए हैं, जिनमें 1200 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। प्रशासन ने लखीमपुर में 3 राहत शिविर बनाए हैं, जहां बाढ़ पीड़ितों को रखा गया है। बाढ़ पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव के लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। बाढ़ के चलते राज्य में 4 तटबंध क्षतिग्रस्त हुए हैं और धेमाई, बिस्वनाथ, गोलपाड़ा और लखीमपुर जिले में कई सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चाचर और कामरूप जिले में बारिश के चलते कुछ जगहों से भूस्खलन की भी खबरें हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि असम और अरुणाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। गुरुवार को अरहर की रौनक आई, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान स्थिरता भी देखी गई। एग्बाक नेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में तेजी देखी गई। 14 जून को यहां अरहर का भाव 4,560 रुपए था। 15 जून को इसमें 6 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 4,566 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में भी बढ़त का रुख रहा। यहाँ 14 जून को अरहर का भाव 8,100 रुपए था। 15 जून को इसमें 25 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8,125 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की ही मिर्जापुर मंडी में भी 30 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहाँ 14 जून को अरहर का भाव 6,970 रुपए था, जो 15 जून को 7,000 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिन यानी 14 और 15 जून को अरहर का भाव 7,000 रुपए क्विंटल पर बना रहा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के 30 अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे उठापटक के साथ हुए।
खातेगांव मंडी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वहीं जयपुर और लखीमपुर मंडी में सरसों के सौदे मामूली नरमी के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 14 जून को सरसों का भाव 4,400 रुपए था, जो 15 जून को 1,000 रुपए की छलांग लगाकर 5,400 रुपए क्विंटल हो गया। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में कारोबार 10 रुपए की कमी के साथ हुआ। यहाँ 14 जून को सरसों 4,564 रुपए क्विंटल पर बिकी थी। 15 जून को इसका भाव 4,554 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी 10 रुपए की दर्ज की गई। 14 जून को यहाँ सरसों का भाव 5,470 रुपए था, जो 15 जून को 5,460 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की डिबाई और गाजीपुर मंडी में भाव 5,500 रुपए रहा। सहारनपुर मंडी में इसकी खरीद 5,470 रुपए पर हुई, जबकि इटावा में सरसों 5,450 रुपए क्विंटल पर बिकी। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें, साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तरी गुजरात में खरीफ धान की नर्सरी लगाने के लिए खेतों की जुताई करें। इसके साथ ही यहाँ गन्ने की रुपाई के 4 महीने बाद खेतों में खरपतवार साफ करें। इसके साथ ही मौसम को ध्यान में रखते हुए 15 से 17 दिनों के अंतराल पर उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में ही इस समय 3 से 4 दिनों के अंतराल पर भिंडी, लोबिया, ग्वारफली की तुड़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही इनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई भी करें। उत्तरी गुजरात में ये समय रागी, अरहर और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिहाज से भी अनुकूल है। किसान बुआई से पहले खेतों की करें। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय गन्ने के खेतों में मिट्टी में नमी और मौसम को ध्यान में रखते हुए 15 से 17 दिनों के अंतराल पर ड्रिप पद्धति से सिंचाई करें। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय तैयार मूंग की कटाई करें, लेकिन कटाई सुबह के समय ही करें। यही ये समय अरहर और कपास की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ जब आम के फलों का रंग गहरा हरा हो जाए तो उनकी तुड़ाई कर लें। दक्षिणी गुजरात में केले के बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य गुजरात में इस समय तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में किसान बागों और सब्जियों में छोटे पौधों को सहारा दे। इसके साथ ही यहाँ इस समय किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। मध्य गुजरात में ही नर्सरी और अन्य खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। यहीं फिलहाल बुआई का काम भी टाल दें। लौकी को गर्मी और बरसात में बोया जा सकता है। बुआई से पहले खेत
और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शुक्रवार को तड़के शुरू हुई मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। मारे गए 5 आतंकी विदेशी हैं। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा की ताजा घटना में केंद्रीय मंत्री के घर में आग लगा दी गई। गुरुवार देर रात विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह के कोंगबा स्थित आवास में आग लगा दी गई। घटना के समय केंद्रीय मंत्री घर पर नहीं थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर में अधिकारियों के साथ चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव की समीक्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ आपदा के 10 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। धामी ने बाबा केदार के दर्शन के बाद पूजा अर्चना की और साथ ही आपदा के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौशेरा की 3 तचेरी बहनें तूबा बशीर, रुतबा बशीर और अरबीश ने नीट की परीक्षा पास कर ली है। तीनों की सफलता से परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। वहीं तीनों ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपने माता पिता को दिया है। असम के लखीमपुर में लगातार हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाजार नियामक सेबी ने बाजार पूंजीकरण के हिसाब से शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों को 1 अक्टूबर से बाजार में उनके बारे में फैली किसी भी अफवाह की पुष्टि करने, खारिज करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।